मेरे नाम में जो दिव्य कीर्ति है उसका संबंध मतलब मेरी चॉइस से नहीं है, मेरे फैमिली से है, परिवार से है। मैं जिस परिवार से हूँ वो परिवार आर्य समाज को मानता है और आर्य समाज की एक विशेषता है कि वो जाति व्यवस्था को खारिज करते हैं। तो हमारी फैमिली में कास्ट सिस्टम काम ही नहीं करता है। हम हमारे बच्चों को परिवार में ये बताया भी नहीं जाता कि जाति क्या है, हम किस जाति से हैं। तो वो परंपरा कम से कम 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। जो मेरे पेरेंट्स की जनरेशन थी, उस जनरेशन में बहुत सारे लोग साहित्यकार हैं। मेरे पिताजी भी साहित्यकार हैं। उनको हरियाणा के साहित्य अकादमी से कई अवार्ड्स मिले हैं, कई उपन्यास लिखे उन्होंने। तो उस समय उन साहित्यकार परिवार के लोगों में एक राय बनी कि बच्चों के हम कास्ट नेम तो नहीं लगाएंगे, तो क्यों ना कुछ मौलिक सा नाम रखें जो साहित्यिक सा हो। तो ऐसा हमारे पूरे खानदान में 3-4 परिवारों में हुआ। उनमें से एक हमारा परिवार था। तो हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा भाई हूँ और हम तीनों भाइयों के सरनेम अलग-अलग हैं। बड़े भैया का सरनेम मधुवर्षी है, दूसरे भैया का सरनेम प्रियदर्शी है, मेरा सरनेम दिव्य कीर्ति है। और वो मेरे पिताजी की और माताजी की साहित्यिक रुचियों का परिणाम है। जब मैं छोटा था तो मेरा नाम जब सरनेम लगाया गया तो चक्रवर्ती लगाया गया था। बाद में मेरे पिताजी को ये रियलाइज हुआ कि बंगाल में ये एक कास्ट नेम है, तो क्योंकि वो बंगाल में कास्ट नेम है और फिर कास्ट वाली फीलिंग ना आने लगे और क्षेत्रीय अनुभूति ना होने लगे कि बंगाल से मैं हूँ, तो फिर उन्होंने सोचा कि इसको बदलें। और तब मेरे एक मामा जी जो हंसराज कॉलेज में प्रोफेसर थे उस समय, डॉक्टर प्रशांत उनका नाम था, अब वो नहीं है, उनके बच्चों के नाम में दिव्य कीर्ति लगा हुआ था। तो उनसे बोरो करके हमने मतलब मेरे पिताजी ने मेरे नाम को विकास दिव्य कीर्ति किया। और 10th क्लास से पहले की बात है तो मेरे सारे सर्टिफिकेट्स में, मेरे पासपोर्ट में, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में नाम विकास दिव्य कीर्ति ही है। ये रखा हुआ नाम नहीं है, ये मेरा ओरिजिनल और लीगल नेम है। ये केवल शौक से रखने वाला नाम नहीं है, यही मेरा वास्तविक नाम है। और इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स का दिया हुआ एक उपहार है मुझे। मेरी बड़ी चाहत थी कि आपसे कभी इस तरीके से रूबरू हो पाऊं और अरे वो आज मौका मिल गया मेरे को जोश टॉक्स के थ्रू। तो जी। सर मेरा एक सवाल ये है आपसे कि आपको लेकर के ना बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि आपने यूपीएससी क्लियर किया था, आईएएस बने, फिर छोड़ दिया। और मतलब वो जितनी बार आप डिटेल में जाते हो ना सर्च करने के लिए, वो नई नई बातें निकल के आती है कि अच्छा नहीं उन्होंने कभी क्लियर किया नहीं, कभी कुछ। जैसे एक कोट था, मैंने कहीं पे पढ़ा था, किसी टीचर ने मुझसे कहा था कि ये ना मुखर्जी नगर में सिर्फ वही जाते हैं जो खुद आईएएस नहीं बन पाते। तो मेरे को आपसे जानना था क्योंकि अब ये मौका मिला है, तो बिल्कुल सीधा मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। ठीक भी है, जब कोई दुविधा हो तो पूछ ही लेना चाहिए। ये बात सही है कि पिछले कई दिनों से ऐसी बातें मैं भी सुनता हूँ कि ऐसी अफवाहें हैं, लेकिन अफवाहों का समाधान कहाँ करूँ, कैसे करूँ? तो मैंने कई साल के संकोच के बाद पहली बार पिछले साल एक इंटरव्यू दिया ललन टॉप को। उन्होंने भी ये सवाल मुझसे पूछा। आपने शायद वो देखा नहीं होगा क्योंकि मैंने उसमें इसका जवाब दिया हुआ है। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने इसका जवाब वहाँ भी दिया, आज फिर दे देता हूँ। हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मैं बहुत जवाब देने में यकीन नहीं रखता हूँ। किसी को मेरे बारे में गलत सोचना है तो मैं उसको पूरा मौका देता हूँ कि वो सोचे, न कि मैं उसको जवाब दे के उसको मतलब मैं क्यों उसको उसकी मौलिक कल्पनाओं से मुक्त कर दूं। अगर उसकी कल्पनाएं हैं, उसको मजा आ रहा है सोचने में, और यदि मेरे बारे में 4 गलत बातें बोलने से उसकी खुशी बढ़ रही है, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है, तो मैं क्यों उसकी खुशी कम करूं। लेकिन हाँ, सच ये है कि 1996 में जब मैं करीब 22 साल के आसपास का था, पहला अटेम्प्ट दिया था, मेरा सिलेक्शन पहले प्रयास में हो गया था यूपीएससी में। मैंने ललन टॉप में बताया था कि मेरा रोल नंबर क्या था, 97484 रोल नंबर था, 96 का अटेम्प्ट था, 384 रैंक मेरा आया था। फिल्म्स में सोशियोलॉजी विषय था, मेंस में सोशियोलॉजी और हिंदी साहित्य विषय थे। अगर आप इससे और ज़्यादा जानना चाहें तो मुख्य परीक्षा में मेरे हिंदी साहित्य में 343 नंबर थे, जीएस में 321 नंबर थे, सोशियोलॉजी में 247 थे, निबंध में 112 थे और इंटरव्यू में 156 नंबर थे। और क्योंकि पहला अटेम्प्ट था उसकी याद रहती है जहन में। कुल 1169 नंबर आए थे, 384वां रैंक आया था। क्योंकि मैं माइल्ड नॉक नहीं पाया गया था उस मेडिकल टेस्ट में, तो मुझे सीआईएसएफ की सर्विस नहीं मिल पाई थी, असिस्टेंट कमांडेंट की। फिर मुझे सीएसएस नाम की एक सर्विस, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, जो होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर मुझे मिला था। मेरी ज्वाइन करने की इच्छा नहीं थी तो मैंने ज्वाइनिंग एक दिन लेट की थी, 1 जुलाई के बदले 2 जुलाई को की थी। इस मूड से की थी कि रिजाइन करना ही करना है। और जल्दी ही फिर ऐसी स्थितियां बनी, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी मुझे फील हो रही थी ऑफिस काम करने में, तो मेरे ख्याल से मैंने 8-10 महीने शायद काम किया होगा।
फिर रिजाइन कर दिया। जिस दिन परिवार में सब लोग सहमत हो गए, उन्हें ये भरोसा हो गया, वैसे भरोसा हमेशा रखते थे मेरे ऊपर, उन्हें जब ये भरोसा हो गया कि ठीक है, उसूल वही है कि ये की जिंदगी है, सारे प्रयोग उसी में करने हैं, उसी में प्रयोग करना है, उसी को जीना है। ये चांस तो है नहीं कि एक में प्रयोग करे दूसरी को जिएंगे। तो जो नौकरी अच्छी नहीं लग रही तो फिर मैं क्यों उसको ढोता। तो फाइनली उसको मैंने छोड़ दिया। फिलॉसफी में एक दार्शनिक है सार्त्र नाम के, जीन पॉल सार्त्र, बहुत प्रसिद्ध आदमी है। उनका कहना है कि मनुष्य की पूरी कहानी उन निर्णयों से बनती है जो वो लेता है, और आप कितना भी समझदारी से फैसला करेंगे, कभी ना कभी थोड़ा बहुत रिग्रेट उस फैसले को हो ही जाता है, क्योंकि हर फैसले के दोनों पक्ष होते हैं ना, फायदे भी नुकसान भी होते हैं। पर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि ये मेरे जीवन का शायद अकेला बड़ा फैसला है जिसका रिग्रेट मुझे आज तक एक सेकंड के लिए भी नहीं हुआ। मैं नौकरी छोड़ के इस दुनिया के सबसे सुकून वाले इंसानों में से एक हूं, और मुझे इतना भी दुख नहीं है कि मैंने नौकरी को छोड़ दिया। हमें होम मिनिस्ट्री में था और कुछ दिन अच्छे गुजरे थे वहां, लेकिन उससे बहुत अच्छे दिन में गुजार रहा हूं नौकरी छोड़ने के बाद। ये सच है मेरे बारे में जो आप जानना चाह रहे थे। अभी भी कोई शक है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। और सच बात यह है कि मुझे फर्क भी नहीं पड़ता इस बात से। अगर आप शक करते ही रहे तो मैं क्यों अपनी तबीयत खराब करूंगा ना। आप अगर आपकी रुचि है, आपको शौक है शक करने का। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोगों का रोजगार आजकल ये बन गया है कि मुझ पर शक करना, संदेह करना। मैं इसी में खुश रहता हूँ कि मेरे बारे में बात तो कर रहे हैं, और परेशान तो वो है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। बात तो हो रही है कम से कम, तो वही ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे, आप कह देना कि मैंने भी ये कठिन सवाल पूछा था पर इसका जवाब मिल गया। और जो तथ्य मैंने आपको दिए, आप उसकी जांच सीबीआई से करवा सकते हैं। और इन सारे तथ्यों में से एक भी गलत निकले तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं। आपने कहा आप 1.5 साल तक डिप्रेशन के फेज में थे लाइफ में, और सेम टाइम पे आपको लगता था कि आप बहुत जिंदा दिल आदमी हैं, बहुत खुशमिजाज हैं, आप कभी डिप्रेशन में जा नहीं सकते, राइट? तो वो जो फेज आया लाइफ का कि आप डिप्रेशन में, आप सोचते थे नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में गए, डिप्रेशन से बाहर निकल के आए, तो जाहिर सी बात है जो विचार पहले के रहे होंगे, जो एक आइडियोलॉजी रही होगी, उसमें बहुत सारे बदलाव आए होंगे। तो वो बदलाव क्या रहे, और मतलब क्यों, मतलब थॉट प्रोसेस जो आया आपका, पूरा इंसिडेंट में कुछ घटनाक्रम जानना चाहता हूँ उसके बारे में। और ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस यूपीएससी के बच्चों का पढ़ाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब जब इस फेज में जाते हैं, जब फेलियर आ रहा होता है लाइफ में, घर के तमाम मुश्किलें होती हैं, तो वो ऐसा फेज उनकी लाइफ में थोड़ा आता है, तो उनको भी कुछ सीखने को मिले उससे कि वो इस तरह की सिचुएशन को ना बच पाए, मतलब इस तरह की सिचुएशन से। मैं डिप्रेशन में तो एग्जैक्टली नहीं गया था, लेकिन डिप्रेशन जैसी स्थिति उसको कह सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली डिप्रेशन थोड़ा सा एक बहुत कठिन अवस्था होती है। मैं एंग्जाइटी से थोड़ा आगे की अवस्था में था, और प्योर डिप्रेशन शायद उसको नहीं कहना चाहिए। सिचुएशनल डिप्रेशन एक चीज होती है, कुछ कुछ वैसा मामला था। मैंने अपने बचपन से कठिन परिस्थितियां देखी हैं, और मुझे इस बात का मतलब खुशी भी है कि मैंने परिस्थितियां ऐसी देखी, क्योंकि बिना मुश्किलें झेले आप ठीक इंसान बन नहीं सकते। और अगर आपको सब कुछ ठीक ठीक मिल गया जिंदगी में तो आप खुद ठीक नहीं बन पाएंगे, ये भी सही बात है। तो मुझे परम तत्व ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने, जिसको आप मानते हो, उसने भरपूर ऐसी परिस्थितियां दी जिनको झेलना, जिनसे लड़ना अपने आप एक चुनौती हो सकती है। मसलन मैंने 17 साल की उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी थी, सेल्समैन की नौकरी की। तब बुरा लगता था, अब सोच के अच्छा लगता है। उद्यम भी किया, कई ऐसे काम किए जो थोड़े से मुश्किल होंगे 17 साल के बच्चे के बारे में सोच के, क्योंकि अब मेरा बेटा लगभग 16+ साल का है, और मैं सोचता हूँ कि अगर उसको वो सब करना पड़े, तो मैं नहीं चाहता कि उसको सब करना पड़े, कोई भी पिता नहीं चाहेगा, लेकिन हाँ, मेरी स्थिति ऐसी थी कि मुझे करना पड़ा, और मुझे अब लगता है कि अच्छा होगा। मजे की बात है कि उस दौर में मुझे डिप्रेशन कभी नहीं हुआ, शायद इसलिए कि उस उम्र में हमारे अंदर जोश बहुत ज्यादा होता है, हम बड़ी बड़ी चुनौतियों को आराम से झेल पाते हैं, तो शायद मुझे उस समय उत्साह ही रहता था, डिप्रेशन नहीं होता था। फिर यूपीएससी की सफलताएं विफलताएं वो सब भी चलती रही, लेकिन डिप्रेशन जैसा कभी कुछ नहीं हुआ। और मैं अपने कॉलेज में, अपने ग्रुप में, फैमिली में भी, आप देखेंगे हर फैमिली में एक व्यक्ति होता है जिसका काम सबको खुश रखना होता है। तो मैं ऐसा व्यक्ति अपने घर में रहा हूँ, सबसे छोटा था अपने घर में, मतलब हूँ भी हूँ। अब तो खैर बच्चे अगली पीढ़ी के हो गए, उससे पहले तक मैं सबसे छोटा था अपने परिवार में। मैं अपने दोस्तों में भी वो व्यक्ति था जो सबको खुश रखने के लिए कुछ न कुछ उद्यम करता रहता है,
हंसी मजाक करना, जोक्स ट्रैक करना, कुछ ना कुछ करते रहना, वैसी प्रकृति मेरी थी। इस सब से सबको ऐसा लगता था और मुझे भी ऐसा लगता था कि डिप्रेशन तो बकवास बात है। कोई मुझे बोलता था कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो मैं वैसे ही जवाब देता था जैसा हमारे घरों के बड़े बूढ़े दिया करते हैं कि अरे पागलपन है, कुछ नहीं होता, ये सब ये बेकार की बातें होती हैं, ये किताब की बातें होती हैं, कुछ नहीं होता ये सब। सच में ऐसा लगता था। फिर क्या होता है कि जिंदगी में जब पहली बार आपको झेलते हैं तो समझ में आता है कि चीजें उतनी आसान है नहीं जितनी आप समझ रहे थे। ये बात शायद 2015 के आसपास की है और मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि मैं उससे पहले बहुत बुरी बुरी स्थितियां झेल चुका था। मुझे कभी एंग्जाइटी नहीं हुई थी क्योंकि जनरली मैं मतलब मजबूत दिल का व्यक्ति हूं, इसमें कोई दुविधा मुझे नहीं है। 2015 में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अब आपको राजनीति में जाना चाहिए और मेरा शुरुआती जीवन में सपना था राजनीति में जाने का, अब नहीं है। 2015 में मुझे लगा कि चलो एक प्रयोग करके देख लेते हैं। चीजें जिंदगी में वेल सेटल्ड थी, लगभग सब कुछ वेल सेटल्ड था। जब सब कुछ सेटल्ड हो, आप फाइनेंशियली भी ठीक हो, सामाजिक सम्मान भी ठीक ठाक हो ही आपके पास, तो व्यक्ति की भूख राजनीतिक ताकत की बचती है। और कई दोस्त पॉलिटिक्स में थे, उन सब ने कहा कि आपको होना चाहिए, तो मुझे लगा प्रयोग करके देखता हूँ। तो एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने अपनी सोसाइटी जहां मैं रहता हूँ वहां का इलेक्शन लड़ा, जीत भी गया। वहां मैंने 1.5 साल काम भी किया और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काम अच्छा किया। किसी की गलती नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि कुछ लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, ये तो बेकार की बात है। वो दुष्यंत कुमार ने कहा है ना कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो मेरी रुचि दूसरों की आलोचना करने में है नहीं, मेरी रुचि अपने आप को परखने में है। पहली बार एक नया फेज मेरी जिंदगी में आया। मैं बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हूं, मतलब ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने सोसाइटी में कोशिश की कि भाई जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है सारा ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए पूरी सोसाइटी के कि जो भी डिस्कशंस हो आमने सामने हो। उसमें सीधी सी बात है आलोचनाएं भी खूब होती थी और जो विपक्ष था बहुत मजबूती से अपनी बात रखता था। मैंने पाया कि मैं उतना मजबूत नहीं हूं जो राजनीति के इन प्रश्नों को सुलझा सके, झेल सके। इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती सिर्फ मेरे व्यक्तित्व की थी। तो मुझे लगता है कि मैं सामाजिक जीवन की उन चुनौतियों को झेलने में उतना सक्षम उस समय नहीं था कि इस तरह की हजारों आलोचनाएं, हजारों संदेहों को, आप ठीक काम करें तब भी कोई आप पे आरोप लगा दे, सरेआम आरोप लगा दे, कुछ भी आरोप, चोरी का, डकैती का, आपने पैसा खा लिया, ऐसा आरोप बातचीत में कोई लगा दे। मैं आदी था नहीं उस चीज का, अभ्यस्त नहीं था। टीचर होने का एक बुरा पक्ष ये है कि टीचर क्लासरूम में तानाशाह की तरह होता है, कम से कम भारत में तो होता ही है, और तानाशाह के सामने कोई कुछ बोल नहीं पाता है। तो लंबे समय तक टीचिंग करने की वजह से मुझे बहुत आदत रही नहीं थी कि कोई मेरा बहुत खराब तरीके से विरोध करे और मैं उसको सुनूं, झेलूं, ऐसा अभ्यास नहीं था। तो मैं उस समय थोड़ा सा एंग्शियस होने लगा। मुझे इस बात से परवाह होने लगी कि इतने सारे लोग मेरे बारे में गलत सोचते होंगे, जबकि मैं अपने होशो हवास में कोई गलत काम नहीं कर रहा था, पूरी ताकत से अच्छा ही काम करना चाह रहा था। मैं जूझता रहा। जिस दिन मैंने वो पद संभाला उसके करीब 15 दिन के बाद मुझे तबीयत खराब होने लगी। इतनी खराब हुई कि मुझे कई चेकअप करवाने पड़े, MRI हुआ, CT स्कैन हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, कुछ निकला ही नहीं, सब ठीक था। अंत में एक न्यूरो साइंटिस्ट ने, या आप कह सकते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट ने इस बात को पहचाना और कहा कि आप एकदम फिट हैं, केवल आपको किसी बात की एंग्जाइटी परेशान कर रही है। तो मैंने बताया कि हाँ ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा आप 7 दिन के लिए मोबाइल फोन छोड़ दीजिए। मैंने 7 दिन के लिए फोन छोड़ा और उन 7 दिन में मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़ी। मुझे तो बड़ा सिंपल सा है, केवल फोन छोड़ना है। पर फोन छोड़ना आसान नहीं था, मेरा सारा काम धंधा उसी पे टिका हुआ था। तो धीरे धीरे समझ में आया कि अगर मैं इस दलदल से बाहर नहीं निकलूंगा तो मैं अपने साथ अन्याय कर बैठूंगा। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये फेज लंबा चल गया तो आप दवाइयों के हैबिचुअल हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। तो काफी लंबे विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि जो गली मेरे लिए ठीक नहीं है उस गली में क्यों कदम रखना। तो फिर मैंने पूरे होशो हवास में अपना इस्तीफा दिया, ये कह के कि मेरे स्वधर्म के अनुकूल नहीं है, मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है कि मैं ये काम करूं। मैं अपनी ताकत से जो कर सकता हूं करता रहूंगा, लेकिन मैं इस पद पर रहकर ये काम करने के पक्ष में नहीं है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस्तीफा देने के 6-7 दिन के बाद से दवाइयां छूट गई। उसके बाद से आज तक मैंने दवाई नहीं खाई उस चीज की।
तो ये सिचुएशनल आप कह सकते हैं एंग्जाइटी डिप्रेशन था कि एक खास परिस्थिति ने मुझे वैसा बना दिया था। अब सवाल है कि इससे मैंने क्या सीखा या इसके कुल मिला के टेक अवेज क्या हैं। पहला मैंने ये सीखा कि राजनीतिज्ञों को नफरत की निगाह से देखना ठीक नहीं है, उनको संवेदना की निगाह से देखना चाहिए। अब मुझे पॉलिटिशियंस पे दया आती है, करुणा का भाव आता है, क्योंकि जितना वो झेलते हैं उतना कोई नहीं झेलता है। उन पे आरोप लगाना सबसे आसान काम है, उनका मजाक बनाना सबसे आसान काम है। और मैं कई बार कहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी वो सारे व्हाट्सएप देख लें जो उनके बारे में लोग बनाते हैं तो उनका क्या हाल होगा, डिप्रेशन हो जाएगा। क्योंकि इतनी तरह की गलत बातें राजनेताओं के बारे में कही जाती हैं, तो उन राजनेताओं की टीम के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन, फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाए, सारी इंफॉर्मेशन ना पहुंचाए। तो पहला जो मेरा मिजाज बदला वो ये कि राजनेता बुरे नहीं है, राजनेता एक बहुत बड़ा पेन, बहुत बड़ा पत्थर अपनी छाती पे रखते हैं और हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। दूसरा मैंने ये समझा कि यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं मन से ठीक नहीं हूं, मुझे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। मजाक हो सकता है उड़ाते ना हो पर मन में बनाते हो शायद, वो भी ठीक नहीं है। जिस तरह से हमारा शरीर बीमार हो सकता है वैसे हमारी चेतना भी बीमार हो सकती है, और चेतना के बीमार होने के बहुत सारे प्रमाण अब तो मेडिकल साइंस के पास है। तो उसके बाद से जब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो डिप्रेशन की बात करता है तो मैं बहुत सचेत होकर, बहुत सहृदय होकर उसकी बात सुनने का प्रयास करता हूँ। ना सुन पाऊं तो किसी से बात करवाता हूं ताकि उसको थोड़ा सा सुकून मिल जाए। तीसरी सीख मैंने ये ली कि देखिए जीवन एक ही है और करने को इतनी चीजें हैं कि जीवन कम पड़ जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्रायोरिटीज तय कर लें, आपके लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तब से मैंने तय किया कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरे मूल व्यक्तित्व या स्वधर्म के खिलाफ है। ऐसा कोई भी काम, चाहे वो उस समय पॉलिटिक्स थी, हालांकि अब तो मेरी स्किन इतनी थिक हो गई है कि अब शायद वो स्थितियां मुझे परेशान नहीं कर पाएंगी आज के समय में, उस समय करती थी। तो मुझे कई ऐसे, मैं जिस जगह हूं अभी, कई ऐसे प्रपोजल्स मेरे पास आते हैं स्टार्टअप्स के कि हम मिलकर ये स्टार्टअप कर लें, हम मिलकर वो स्टार्टअप कर लें। मुझे ये भी दिखता है कि वो चल जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं चल पाएंगे, चल तो जाएंगे ही। पर मैं अंत में एक ही वाक्य बोल के बात समाप्त करता हूं कि जीवन छोटा है, इसका एक दिन भी उस काम में नहीं लगाऊंगा जो काम मेरे मूल व्यक्तित्व के साथ नहीं चल सकता। हो सकता है कि इसमें बहुत कमा लूं, हो सकता है कि बहुत बड़ी सफलताएं मिलें, पर जिन प्रयासों की वजह से मैं ही नहीं रहूंगा, उन प्रयासों की सफलताएं तो किसी और को मिलेंगी ना, मैं तो बचा नहीं। तो मैं अपने मैं से समझौता करके कोई फैसला नहीं करूंगा। ये उसका सबसे बड़ा टेक अवे है जो मैंने अभी तक कम से कम अपने जीवन में सहेज के रखा। अब क्वेश्चन है जी। कि मतलब जिस सर्कल में मैं रहता हूँ तो उसमें एवरेज एज 24, 25, 26 साल के आसपास है, और पूरा कॉर्पोरेट की नौकरी करने वाले लोग उस तरीके के लोग हैं, और आए दिन अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, अपनी एंग्जाइटी के बारे में बातें करते हैं, बर्नआउट के बारे में बात करते हैं। तो एक 25 साल का युवा लड़का या लड़की कोई भी, और जो पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ के बीच में उस बैलेंस को नहीं बना पा रहा है, उसको आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, जो 24-25 साल के बच्चे हैं उनमें से कुछ वर्कोहलिक होते हैं। वर्कोहलिक वो है जिसको काम में इतना मजा आ रहा है, उसी में अपनी अचीवमेंट देखता है, आगे बढ़ना चाहता है। अगर वर्कोहलिक है तो वो शायद लाइफ और वर्क का बैलेंस बनाना चाहता भी नहीं है। उसको तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा कि ठीक है कि वो अभी उस उम्र को जी ले, आगे बढ़ने का सपना, क्योंकि ये भी तो सपना होता है ना कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊं, मेरा स्टार्टअप ऐसा हो जाए, मेरा ये चीज वैसी हो जाए। अगर किसी के पास जीवन में एक पर्पज है तो आमतौर पर उसको एंग्जाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। एक पर्पज होना बहुत जरूरी है। पर्पज नहीं है तो दिक्कत है। एक लोगोथेरेपी नाम का कंसेप्ट चलता है, कभी नेट पे सर्च कीजिए, एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने इस पे काम किया। इकिगाई आपने एक किताब का जिक्र पढ़ा होगा, उस किताब में भी इस थेरेपी का विस्तार में जिक्र है। अगर जिंदगी में एक पर्पज आपके पास वेल डिफाइंड है तो आमतौर पर आप इन दिक्कतों से मुक्त रहेंगे। इससे जो वर्कोहलिक लोग हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, केजरीवाल हो, ऐसे बहुत लोग हैं, सब वर्कोहलिक लोग हैं। इनके जीवन में कुछ सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए शायद 25, 30, 40 साल से अभ्यास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थकते भी नहीं हैं, डिप्रेशन में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि पर्पज उनके जीवन में है। ऐसी कोई वैज्ञानिक हो सकता है, ऐसी कोई साहित्यकार हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है।
लेकिन यदि आप उस तरह के बहुत पर्पस वाले व्यक्ति नहीं है, मेरा मतलब कोई एक खास जुनून आपके जीवन में अगर नहीं है, तो बैलेंस ही ठीक से जीवन जीने का अकेला तरीका है। और बैलेंस क्या है? अगर आप नौकरी को नौकरी समझ के कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें अपने जीवन में और तलाशनी ही होंगी। गुड़गांव में सबसे ज़्यादा लोग, यंग लोग काम करते हैं, और गुड़गांव में स्टैंड अप कॉमेडियन का बिजनेस सबसे ज़्यादा चलता है, क्योंकि वहाँ तनाव इतना ज़्यादा है कि हंसी का बाजार सबसे ज़्यादा वहीं पर है। हंसी का बाजार उन मोहल्लों में कभी नहीं मिलेगा जहाँ लोग वैसे ही हंस लेते हैं, जहाँ तनाव उतना नहीं है। यहाँ तनाव ज़्यादा है, तो हंसी एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है, एक बाजार है। तो आप में से भी अधिकांश लोग भी शायद उसी उम्र के होंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि जिंदगी को इस कोने या उस कोने पे मत जीना चाहिए, जिंदगी को बीच में जीने का प्रयास कीजिए। थोड़ी मौज, थोड़ा मज़ा, थोड़ा काम, अच्छे रिश्ते हों जीवन में। कम से कम 1 या 2 अनकंडीशनल रिलेशंस अगर आपके पास हैं। अनकंडीशनल का मतलब जो आपको जज नहीं करते, जिनकी सपोर्ट के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता कि सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, जिनके बारे में आप जानते हैं कि इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं एक पक्ष हूँ इस डिबेट में, तो ये नहीं पूछेगा कि तुम सही तरफ हो कि गलत तरफ हो, वो कहेगा तू है तो मैं तेरे साथ हूँ, बात खत्म। एक आध ऐसा रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर माँ को ऐसा रिश्ता माना जाता है। एरिक फ्रॉम ने बहुत अच्छा एक किताब लिखी थी, द आर्ट ऑफ लविंग, उसमें जिक्र किया कि मैटरनल लव अनकंडीशनल लव होता है नॉर्मली, नॉट ऑलवेज, और पैटर्नल लव जो है, बाप का जो प्यार है, वो जजमेंटल वाला प्यार होता है, वो कंडीशनल लव होता है कि बेटा इतने नंबर लाओगे तो साइकिल देंगे, इतने लाओगे तो मोटरसाइकिल देंगे, इतने लाओगे तो रिक्शा देंगे। तो इस तरह का जो प्यार होता है ये कंडीशनल प्यार है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे पिता कंडीशनल प्यार करते हैं, सारी माताएं इनकंडीशनल करती हैं। कभी कभी पिता भी इनकंडीशनल करते ही हैं, कभी कभी माताएं भी कंडीशन लगाती हैं। जनरल बात ये उन्होंने कही। आपको कंडीशनल प्रेम करने वाले हजारों लोग जीवन भर मिलते रहेंगे। आप जिस ऑफिस में काम करेंगे वहां भी कंडीशनल प्यार खूब मिलेगा। इस महीने इतना टारगेट पूरा कर दिया, लो प्यार ले लो थोड़ा सा। सीधी सी बात है, ये दुनिया के हर ऑफिस में होता है ना। इस महीने टारगेट कम किया तो प्यार नहीं मिल पाएगा इस महीने। तो ये कंडीशनल प्रेम है, कंडीशनल लव है, जो दुनिया की हर सेटिंग में मिलता है, सबको मिलता है। ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स में भी होता है कि तुमने इलेक्शन जितवा दिया, लो प्यार ले लो भाई। इलेक्शन नहीं जितवाए तो प्यार नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक आध ऐसा कोना अपना ढूंढ के रखिए जहां कोई आपको इसलिए प्यार ना करे कि टारगेट पूरा हो गया, नौकरी मिल गई, पैसे तुम्हारे पास हैं, या तुम्हारे पास रसूख है, या तुम्हारे ट्विटर हैंडल पे 2000 फॉलोवर्स हैं, या तुम्हारे यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जो इन सबको देख के प्यार ना करे, इन सब से इर्रिस्पेक्टिव होके आपसे प्यार करे। ऐसा एक भी रिश्ता जिंदगी में है तो जनरली आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं जिनके पास आमतौर पर ऐसे रिश्ते नहीं होते, या उस समय कम से कम एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं। तो काम कीजिए जम के, और काम को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। अगर काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो अपने बॉस से बात करके थोड़ा सा ट्विक करवाइए काम को कि मैं अगर ये काम करूँ ज़्यादा बेहतर काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। हो सकता है आपकी नेचर का काम मिले, स्वधर्म के अनुसार काम करेंगे तो अच्छा भी लगेगा, ऐसा होता है। और काम के साथ साथ शाम को थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडी देख लीजिए, कभी थोड़ा इश्क विश्क करते ही होंगे आप लोग इस उम्र पे, है, और नहीं भी करते तो करना शुरू कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो जीवन का क्या मतलब है। रोबोट और इंसान में जो थोड़े बहुत अंतर बचे हैं आज के दौर में, एक यही तो है कि आप इमोशनल बीइंग हैं और रोबोट इमोशनल बीइंग नहीं है। यदि इमोशंस ही नहीं है तो फिर क्या जिएंगे उसके बाद। एंग्जाइटी मतलब उसके बाद से ऐसा नहीं कि मुझे कभी हुई नहीं, एक आध दिन कभी 2 घंटे आधा घंटा सिचुएशंस आती हैं ऐसी जो नॉर्मल बातें हैं। जब एंग्जाइटी होने लगी आपको अचानक से, सबसे आसान तरीका है जो 3 इडियट्स फिल्म में शायद वायरस ने बताया था, वही बात है, या मुन्ना भाई में था, किसी में था, कि जैसे ही तनाव होने लगे जोर से हंसना शुरू कर दो। मुन्ना भाई में शायद था ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हंसे ही, वो एक तरीका है। बेसिक बात है कि जिस चीज से देखिए एंग्जाइटी में क्या होता है, एंग्जाइटी का मूल लक्षण ये है कि आपकी जो थिंकिंग की स्पीड है रॉकेट जैसी हो जाती है, बहुत तेज थॉट्स आती है, रनिंग थॉट्स बोलते हैं उनको, और वो सारी रनिंग थॉट्स नेगेटिव होती हैं या अमूमन नेगेटिव होती हैं। तो नेगेटिव थॉट्स का बहुत तेज गति से आना एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी को रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी बात, एंग्जाइटी ये होती है। ठीक है, ये हम सबके साथ होता है, नॉर्मल सी बात है। अगर दिन में सप्ताह में 1 आध बार हुआ तो नॉर्मल बात है, कोई तनाव की बात नहीं है। ज्यादा होने लगे तो चिंता की बात है। और जब ये एंग्जाइटी साइकोसोमेटिक बन जाती है, साइकोसोमेटिक का मतलब है साइकोलॉजिकली शुरू होके बॉडी पे असर पड़ने लगे, सोमेटिक हो जाए,
जब आपको एंजाइटी की वजह से हाथ पैर में थोड़ी सनसनाहट होने लगे, झुंझुनाहट होने लगे, टिंगलिंग होने लगे, मतलब वाइब्रेशंस होने लगे, सिर में दर्द होने लगे, नींद नहीं आ रही, आप करवटें बदल रहे हैं लगातार, नींद आई नहीं रही आपको, ये अब केवल मामला मन का नहीं है, अब ये मन का असर शरीर पे होने लगा है, ये साइकोसोमेटिक मामला बन गया है, ये रिस्की बात है। और अगर ये 2 सप्ताह लगातार चल गया तो ये डिप्रेशन हो जाएगा। उसके बाद डिप्रेशन की परिभाषा है कि कम से कम 2 सप्ताह की वो अवस्था हो और आप हेल्पलेसनेस, पर्पसलेसनेस, वर्थलेसनेस ये सब महसूस करें कि जीवन का सार नहीं है, मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, निराश हूँ, अवसाद में हूँ, हताशा में हूँ, निरर्थक हो गया हूँ। अगर ये सब फीलिंग्स लगातार सस्टेन करें तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि बहुत बुरी अवस्था होती है। तो कभी आपको एंग्जाइटी हो, उससे सबसे आसान तरीका है, ठीक उस समय एंग्जाइटी जैसे शुरू होने लगे, उस विषय पर सोचना नहीं है, कामित नहीं करना है। पर इतना आसान नहीं, अब जिस पे नहीं सोचना चाहेंगे सारे विचार उसी पे आते हैं उस समय। तो अगर मैं कहूँ कि मेडिटेशन कर लो, वो सब उस समय होता नहीं है, मुझसे तो नहीं होता है, आपसे शायद हो जाता हो, मुझसे तो नहीं होता है। तो सबसे अच्छा तरीका उस समय आपको फिल्म देखना शुरू कर दें या रील्स देखना शुरू कर दें। रील्स में ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट